नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम फर्स्ट चैनल पर। साथियों, जिस तरह से हम यहाँ पर होमगार्ड का 50-50 सीरीज को लेकर के चल रहे हैं और आप सभी साथी इस सीरीज को बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, तो उसी के क्रम में हम जो है यहाँ पर आज सीरीज का जो अगला जो यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो हो गया था उससे आगे के क्वेश्चन, यानी कि आज भी हम यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूरा देखेंगे। तो यहाँ पर आइए शुरुआत करते हैं 51 क्वेश्चन से। और साथियों, आप जो है सीरीज को पूरा सीरीज 1 सीरीज 2 इस तरह से जितनी भी सीरीज अपलोड होगी तो आप उसको पूरा सीक्वेंस वाइज देखिएगा। यहाँ पर 50 क्वेश्चन को साथियों हम यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम व्याख्या को भी अगर मिला लें तो यहाँ पर कम से कम हम आधे घंटे में 200 से 250 प्रश्नों को यहाँ पर हम कवर कर पा रहे हैं। तो साथियों, यह एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और आप भी इस प्रयास को सराह रहे हैं। तो जितने भी साथी नए हैं, पहली बार एग्जाम फर्स्ट चैनल पर जुड़ रहे हैं, वो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और पुराने साथी जो है वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पुराने जुड़े हैं वो कमेंट में भी अपना सुझाव दे सकते हैं। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। पूरा जो है 50 प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे 50-50 होमगार्ड सीरीज। तो आइए पहला प्रश्न देखेंगे कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प जो है ए, यानी कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। अब यहाँ पर व्याख्या पढ़ेंगे जहाँ पर पूरा फैक्ट यहाँ पर दिया गया है, तो आप जो है कई क्वेश्चन यहाँ से तैयार कर पाएंगे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। यह घटना बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। 35 वर्ष की आयु में उरुवेला में वट यानी पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था और ज्ञान प्राप्ति के बाद यह बुद्ध कहलाए और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए और इन्होंने अपना उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सिर्फ इतने फैक्ट से ही आपके बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध से सारे फैक्ट्स यहाँ पर क्लियर हो गए। जैसे जन्म स्थान लुम्बिनी में, किस वर्ष तो 563 ईसा पूर्व, किस अवस्था में तो 29 वर्ष की अवस्था में, महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना, 35 वर्ष की आयु में उरुवेला में वट पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ, सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। तो आप देख सकते हैं कि व्याख्या से पूरे प्रश्न जो है आपको बौद्ध धर्म से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न जो है आपके क्लियर हो गए हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे और इनकी माता का नाम वामा था। पार्श्वनाथ को तपस्या के 84वें दिन समवेत पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था और इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया। पार्श्वनाथ ने 4 ब्रह्म महाव्रत जो है सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह का प्रतिपादन किया और इन्होंने भिक्षुओं को श्वेत वस्त्र पहनने का आदेश दिया। और महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर थे और इन्होंने ही 5वें महाव्रत यानी ब्रह्मचर्य का प्रतिपादन किया था। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि बिंबिसार का शासनकाल 544 से 492 ईसा पूर्व, यानी कि आजाद शत्रु का शासनकाल जो है 492 से 460 ईसा पूर्व और उदयन का शासनकाल 460 से 444 ईसा पूर्व तथा कालाशोक यानी काकवर्ण का शासनकाल 394 से 366 ईसा पूर्व था। उपयुक्त कालानुक्रम देखने से विदित है कि कालाशोक मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था। दिए गए विकल्प के अनुसार कालाशोक मगध का अंतिम शासक था, जबकि वास्तव में मगध वंश का अंतिम शासक जो है घनानंद था। महापद्म का 8वां पुत्र था जो सिकंदर का समकालीन था। तो यह विकल्प के अनुसार जो है कालाशोक जो है अंतिम शासक था, परंतु ओवरऑल देखा जाए तो घनानंद जो है वह मगध वंश का अंतिम शासक था। आर्यभट्ट थे एक प्रसिद्ध, तो यह जो है विकल्प सी, यानी कि आर्यभट्ट जो है यह खगोलवेत्ता थे। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान खगोलवेत्ता, ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने मात्र 23 वर्ष की अवस्था में
आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा था और आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का विकास किया तथा साथ में यह भी बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगाती है और इन्होंने सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण होने के वास्तविक कारण पर प्रकाश डाला। खगोल शास्त्र में इनके अभूतपूर्व योगदान के कारण भारत का प्रथम उपग्रह को आर्यभट्ट नाम दिया गया। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि अशोक ने कराया था। सांची स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है और इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। यह प्रसिद्ध स्तूप जिसका भव्य तोरण द्वार तथा उन पर की गई जगत प्रसिद्ध मूर्तिकारी भारत की प्राचीन कला तथा मूर्तिकला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। सांची की स्थापना तथा बौद्ध धर्म व उसकी शिक्षा के प्रचार प्रसार में मौर्य काल के राजा अशोक का सबसे बड़ा योगदान रहा। धर्म व पर्यटन के संगम सांची को 1989 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया है। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर जो है यह जैन मत से संबंध रखते हैं। व्याख्या देखेंगे तो श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित हैं। लगभग 300 ईस्वी पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी यानी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस आने पर मगध के साधुओं में मतभेद हो गया जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले तथा भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी कि नग्न रहने वाले कहलाए और जैन धर्म के आदि संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे। जातक कथा संबंधित है तो यह जो है गौतम बुद्ध से संबंधित है। साथियों इस बुक की एक खासियत है कि यहाँ पर जो बेसिक से प्रश्नों को यहाँ पर पूछा गया है और उन प्रश्नों का जो व्याख्या दिया गया है वह बहुत ही जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिया गया है। तो आप जो है इन प्रश्नों को अगर आप वाकई सॉल्व कर लेते हैं तो आपके जो प्रश्न हैं, आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे प्रश्न है वो सही होने की पूरी संभावना हो जाएगी। तो जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पुराने साथी जो हैं वो वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। यहाँ पर 50-50 सीरीज के माध्यम से डेली 50 क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर सामान्य ज्ञान के करेंगे। वो जो है इतिहास से, वहाँ पर आपको भूगोल से या संविधान से, तो वहाँ पर थंबनेल पर लिख करके आपको जानकारी दे दी जाएगी कि किस सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन जो है करवाए जा रहे हैं। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की लोकप्रिय कहानियाँ हैं जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया है और इनमें 35 कहानियाँ हैं जिनका संकलन उपदेश देने के लिए किया गया था और इनकी रचना का समय 3री शताब्दी ईस्वी से पूर्व माना जाता है। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि श्री अमरदास सिखों के तीसरे गुरु थे जिन्होंने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। इस विवाह का पंजीकरण पहले हिंदू विवाह अधिनियम के तहत होता था। अब सिख संप्रदाय के लोगों की शादी का पंजीकरण हिंदू विवाह अधिनियम के तहत न होकर आनंद कारज एक्ट 2012 के तहत होता है। दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है यानी कि फाहियान। फाहियान एक चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फाहियान की यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों तथा बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में भारत का दौरा किया था और वह 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहा। वह 3 वर्ष पाटलिपुत्र में रहा तथा पाटलिपुत्र को भारत का सर्वश्रेष्ठ नगर बताया। पाटलिपुत्र में रहते हुए संस्कृत का अध्ययन भी उसने किया था। सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है, कुल वेदों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि वेदों की कुल संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 तथा पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद तथा सबसे बाद का वेद जो है अथर्ववेद है। प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक निम्नलिखित शहरों में से किसके अवशेष पाकिस्तान में है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह
विकल्प बी यानी कि ए और बी, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित पूरा स्थल है। मोहनजोदड़ो, जिसे मुर्दों का टीला, एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था। इसकी खोज का श्रेय जो है राखाल दास बनर्जी को प्राप्त है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता के अन्य भारतीय स्थल यानी कि रोपण पंजाब, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये स्थल हैं लोथल गुजरात, बनावली हरियाणा, रंगपुर गुजरात, सुरकोटदा गुजरात, धौलावीरा गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा, दायमाबाद महाराष्ट्र, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और मांडा जम्मू कश्मीर इत्यादि हैं। तो यह जो है व्याख्या में आप फैक्ट देख रहे हैं, तो इन फैक्ट्स को आप जरूर से याद रखिएगा क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है डायरेक्ट पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम 50-50 सीरीज में 50 क्वेश्चन करते हैं, परंतु अगर उनकी व्याख्या को लेकर देखा जाए तो कम से कम 300 से 400 प्रश्नों की यहाँ पर आपकी जो है तैयारी एक वीडियो से, यानी 30 से 35 मिनट में आपकी तैयारी आपके सामने से 350 से 400 फैक्ट गुजरते हैं। तो साथियों, आप जो है निसंदेह वीडियो को शेयर कीजिएगा और एग्ज़ाम फर्स्ट चैनल पर अपना भरोसा जताइएगा। यहाँ से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा ही। यहाँ पर कम समय में ज़्यादा तैयारी करवाई जाती है। पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि आर्य जो है थे। पहली बार भारत में आकर बसने वाले लोग आर्य थे जिनका अस्तित्व 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा और भारत में मुगल जो है 1526 ईस्वी में तथा अंग्रेज जो है सन 1600 में भारत आए थे। वेदों में से सबसे प्राचीन कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि ऋग्वेद। व्याख्या देखेंगे। ऋग्वेद सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का आरंभिक स्रोत है। ऋग्वेद को दुनिया के सभी इतिहासकार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की सबसे पहली रचना मानते हैं और इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है। बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबंध स्थलों को सुमेलित करना है, यानी कि जन्म स्थान, ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम उपदेश, निर्वाण की प्राप्ति। तो यहाँ पर पूरा फैक्ट देखते हैं कि जन्म स्थान जो है बुद्ध का वो लुम्बिनी में, ज्ञान की प्राप्ति जो है बुद्ध को बोधगया में, प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था और निर्वाण की प्राप्ति यानी कि कुशीनगर में उनका देहावसान हुआ था। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है और यह भारत का आदर्श वाक्य है जो राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा हुआ है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को सारनाथ वाराणसी के अशोक स्तंभ से लिया गया है। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि रामायण। रामायण तथा महाभारत दोनों ही 400 ईस्वी पूर्व में क्रमशः वाल्मीकि तथा वेद व्यास द्वारा रचित ग्रंथ हैं, परंतु कालक्रम में रामायण का काल महाभारत से पहले आता है और इसके अलावा राम का जिक्र महाभारत में आता है, इसलिए रामायण को सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य माना जाता है। भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर वो अब जो है विकल्प ए यानी कि आर्यों के काल से। भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ आर्यों के काल से माना जाता है और उत्तर वैदिक काल के आते आते यज्ञ पूजा तथा अन्य धार्मिक कर्मकांड हो गए। निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की। उपनिषद भारत के अनेक दार्शनिकों, ऋषि मुनि के अनेक वर्षों के गंभीर चिंतन मनन का परिणाम है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है जिनकी संख्या 108 है और यह मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं जो आर्यों के दर्शन और उनके सिद्धांतों का वर्णन करती हैं। कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है? तो इस प्रश्न की जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि दहेज प्रथा। निम्न में दहेज प्रथा ऋग्वैदिक काल का प्रतीक है। इस काल में विवाह के समय लड़की पक्ष द्वारा लड़के पक्ष को उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं दिया जाता था जो कालांतर में दहेज के नाम से जाना गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दहेज की जो प्रथा है वह ऋग्वैदिक काल से ही चली आ रही है।
सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि सूती वस्त्र। सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। इस सभ्यता में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सूती वस्त्र, हाथी के दांत की बनी वस्तुएं और मनके इत्यादि थे। सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए गए। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था और इन सिक्कों पर गरुण अंकित था। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के दिनार तौल में 144 ग्रेन के तथा चांदी के सिक्के रूपक 32.36 ग्रेन के थे और चंद्रगुप्त द्वितीय का काल स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्तकाल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ से मिलता है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है यानी कि अजंता की चित्रकारी से। व्याख्या देखेंगे। अजंता की चित्रकारी गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना है। अजंता की गुफाओं का मुख्य आकर्षण भित्ति चित्रकारी है और इन चित्रों में बौद्ध धार्मिक आख्यानों और देवताओं का जितनी प्रचुरता और जीवंतता के साथ चित्रण किया गया है वह भारतीय कला के क्षेत्र में अद्वितीय है। अजंता की गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक किया गया था और इसकी खोज जो है 1819 ईस्वी में सर जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि पेशा के आधार पर समाज का जो है विभाजन किया गया था। तो पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का मुख्य आधार पेशा यानी कि जो उनका वर्किंग प्रोफेशन था, जो कर्म था, उसके आधार पर था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में समाज का विभाजन कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित हो गया और ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। तो यह जो है महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, तो यह जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। भारत में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई थी, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि आर्यों के काल से पूर्व ही। भारत में मूर्ति पूजा का प्रचलन पूर्व आर्यकाल वैदिक काल से ही रहा है। भगवान कृष्ण के काल में नाग, यक्ष, इंद्र आदि की पूजा की जाती थी और वैदिक काल के पतन और अनिश्वरवादी धर्म के उत्थान के बाद मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ गया। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि नगरीय प्रकृति थी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थानों का पता चला है, जिनमें कुछ ही परिपक्व अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अशोक महान के बारे में क्या सत्य नहीं है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि इनके अभिलेखों की भाषा हिंदी थी, यही सही नहीं है। अशोक प्राचीन भारत में मौर्य राजवंश का एक राजा था। अशोक को देवनामप्रिय एवं प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। कलिंग पर विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने धर्म प्रचारक को विदेशों में यानी कि नेपाल, श्रीलंका, सीरिया, मिस्र, यूनान, अफगानिस्तान भेजा। अशोक के अभिलेखों की भाषा यूनानी या प्राचीन मगधी है तथा इनकी लिपि ब्राह्मी या खरोष्टी है, तो हिंदी से वहाँ पर कोई मतलब नहीं है। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है यानी कि वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति जो है उच्च थी। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति उच्च थी। वैदिक काल में कन्याओं का उपनयन संस्कार होता था तथा पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करती थी। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई, जो समय दर समय गिरती चली गई। प्राचीन राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि वाकाटक को जाना जाता है। वाकाटक राजवंश 250 ईस्वी से 510 ईस्वी विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण तथा विंध्य शक्ति द्वारा वंश स्थापित होने के कारण इसे विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता था। विंध्य शक्ति को शिलालेख में वाकाटक वंश केतु कहा गया है और 3री शताब्दी से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिणापथ में शासन करने वाले समस्त राजवंशों में वाकाटक वंश सर्वाधिक सम्मानित एवं सुसंस्कृत था। कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि अनंत वर्मन। अनंत वर्मन पूर्वी गंग वंश का प्रतापी राजा था, जिसने कलिंग पर 71 वर्षों तक शासन किया।
और इन्हीं के काल में कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया। विजयालय परांतक फर्स्ट तथा आदित्य प्रथम चोल राजवंश के शासक थे। 4 वेदों में प्रथम वेद है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है, यानी कि ऋग्वेद। वेद हिंदू धर्म के प्राचीन पवित्र ग्रंथ हैं और ऐसी मान्यता है कि इनके मंत्रों को परमेश्वर ने प्राचीन ऋषियों को अप्रत्यक्ष रूप से सुनाया था, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें देवी देवताओं के स्तुति के मंत्र तथा देवी देवताओं के गुणों का वर्णन कविता और छंद के रूप में वर्णित है। शेष अन्य 3 वेद सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि बुंदेलखंड पर निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने शासन किया, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि चंदेल वंश ने। बुंदेलखंड पर चंदेल वंश ने शासन किया था और इस वंश की स्थापना नन्नूक ने किया था। इनका साम्राज्य उत्तर में यमुना नदी से लेकर सागर, मध्य प्रदेश, मध्य भारत तक और थसान नदी से विंध्य पहाड़ियों तक फैला था। सन 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल वंश के अंतिम शासक परमर्दिदेव को पराजित कर कालिंजर पर अपना अधिकार कर लिया और अंततः 1205 ईस्वी में चंदेल राज्य दिल्ली में मिला लिया गया। निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का आधारभूत और मुख्य ग्रंथ है। भगवान बुद्ध के उपदेश इन्हीं तीनों साहित्य खंडों में संकलित है। सुत्त पिटक यानी यह पिटक त्रिपिटकों में सर्वाधिक बड़ा और श्रेष्ठ है। इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक यानी बौद्ध धर्म के इस पिटक में मठवासियों का अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। और अभिधम्म पिटक यानी कि इस पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। जैन धर्म के संस्थापक थे कौन थे, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तथा अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर थे और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। अजंता गुफाओं का निर्माण काल है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि गुप्त काल। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था और अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा द्वारा प्रेरित हैं। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। भारत की प्राचीन राजधानी थी, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि पाटलिपुत्र। प्राचीन भारत के राजनीति का केंद्र होने के कारण पाटलिपुत्र को भारत की प्राचीन राजधानी के नाम से जाना जाता है और पाटलिपुत्र को पटना नाम से जाना जाता है, जो भारत के बिहार राज्य की राजधानी एवं सबसे बड़ा नगर है। भारत में शंकराचार्य पीठ कहाँ पर नहीं है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि मथुरा में। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए देश में 4 मठों की स्थापना की थी। ये 4 मठ बद्रीनाथ उत्तराखंड, द्वारका गुजरात, श्रृंगेरी कर्नाटक और पुरी उड़ीसा में स्थित हैं। गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है और सूर्य को समर्पित इस मंत्र के रचयिता विश्वामित्र हैं। ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 मंत्र हैं और ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न करने वाले को होत्रा कहा जाता था। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि महर्षि वाल्मीकि। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का अनुपम महाकाव्य है और रामायण लगभग 24,000 श्लोकों का महाकाव्य है, जिसके माध्यम से रघुवंश के राजा राम की गाथा कही गई है। और गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के तथा वेद व्यास जो है महाभारत के रचनाकार हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि प्रशासन का वर्णन करता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के प्रशासन क्षेत्र का वर्णन करता है।
कौटिल्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 ईस्वी के महामंत्री थे और यह राजनीति शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है। इस पुस्तक सूत्र शैली गद्य में लिखी गई है और कौटिल्य ने शूद्रों को आर्य कहा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में समाज के चारों वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि समुद्रगुप्त को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को इतिहासकार स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से उसके विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। इस प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी और इसका वास्तविक लक्ष्य धरणी बंद यानी पृथ्वी को बांधना था। अपने विजय अभियानों के उपलक्ष्य में इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया और समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए भी दिखाया गया है तथा उन्हें कविराज की उपाधि भी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त उन्होंने लिच्छवी, दौहित्र, सर्वराजोच्छेदता और अप्रतिरथ परशु जैसी उपाधियां भी धारण की थी। तो साथियों यहाँ पर जो है मध्यकालीन इतिहास से 91 जो प्रश्न है उसको यहाँ पर हम देखेंगे कि कर्नाटक युद्ध भारत में किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच में लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में कर्नाटक वार जो है किया गया था। कर्नाटक युद्ध 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश और फ्रांसीसी शक्तियों के बीच भारत में प्रभुत्व के लिए लड़े गए थे और इस युद्ध के पश्चात भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई थी। भारत में कौन सा ऐतिहासिक किला जिसे घेरिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसने मराठा नौसेना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान एक रणनीतिक गढ़ के रूप में कार्य किया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प सी यानी विजयदुर्ग का किला। विजयदुर्ग किला को घेरिया के नाम से भी जाना जाता है और यह किला मराठा नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक गढ़ है और खासकर छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान। अजंता की प्राचीन शैलकृत गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि महाराष्ट्र में। अजंता की प्राचीन शैलकृत गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद अब छत्रपति संभाजी नगर जिलों में स्थित है, जिसे 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में संगम वंश के दो भाइयों हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने की थी। दिल्ली में लोटस टेम्पल जो अपनी फूल जैसी आकृति और बहाई उपासना स्थल के रूप में महत्व के लिए जाना जाता है, उसका डिजाइन तैयार करने के लिए कौन सा वास्तुकार जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि फरीबोर्ज साहबा। फरीबोर्ज साहबा एक ईरानी कनाडाई वास्तुकार है जिन्होंने प्रसिद्ध लोटस टेम्पल को डिजाइन किया और इस मंदिर को 1986 में पूरा किया गया था। अराट्टू त्यौहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है यानी कि अराट्टू त्यौहार जो है वह केरल से संबंधित है। यानी कि अराट्टू त्यौहार केरल का एक प्रसिद्ध त्यौहार है और यह त्यौहार केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में बहुत भव्यता से मनाया जाता है। आगरा की मोती मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी, जिसे पर्ल मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि शाहजहां। आगरा की मोती मस्जिद आगरा किले के भीतर स्थित है, जिसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1647 से 1654 की अवधि में करवाया गया था और यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बनी है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को शहजादा खुर्रम के नाम से भी जाना जाता था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है यानी कि शाहजहां को खुर्रम के भी नाम से जाना जाता था। व्याख्या देखेंगे। मुगल सम्राट शाहजहां को शहजादा खुर्रम के नाम से जाना जाता था और इनका जन्म जो है 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इसके पिता का नाम जहांगीर तथा माता का नाम जगत गोसाई था। इसका विवाह नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम यानी कि मुमताज महल से हुआ था और इसने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की और राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, जहां इसने लाल किला सुरक्षा दुर्ग के रूप में स्थापित का निर्माण किया। इसके अलावा इसने ताजमहल, मुमताज का मकबरा का निर्माण आगरा में करवाया और इसके वास्तुकार उस्ताद ईसा खां थे और इसके शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है।
राजा लैंगुला नरसिंह देव द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर बनवाया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है और इसका निर्माण 13वीं सदी में गंग वंश के राजा लैंगुला नरसिंह देव प्रथम 1238 से 64 ने कराया था। तो 50-50 सीरीज के दूसरे जो सीरीज का दूसरा वीडियो था उसमें हम यहाँ पर 100वां प्रश्न देखेंगे कि बंगाल के स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि शमसुद्दीन इलियास शाह ने। शमसुद्दीन इलियास शाह 1342 से 1358 ने स्वतंत्र बंगाल सल्तनत की स्थापना की थी और वह इलियास शाही राजवंश का संस्थापक था। उसके शासन के तहत पांडुआ हुगली बंगाल सल्तनत की राजधानी थी। तो सभी होमगार्ड के जितने भी साथी हैं वह इस सीरीज को पूरा सीरीज 1 से लेकर अंतिम तक पूरा देखेंगे। इसमें 50-50 सीरीज में हम रोज़ जो है 50 क्वेश्चन को उनके पूरा व्याख्या के माध्यम से अगर देखा जाए तो 300 से 400 प्रश्न फैक्ट जो है आपके नज़र से गुजरेंगे 30 से 35 मिनट में। तो सभी साथी जो भी होमगार्ड परीक्षा का फॉर्म भरे हैं या होमगार्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से नीचे अपना सुझाव भी दे सकते हैं। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।